Uh, Good afternoon, dear students. So, in my last class, we were doing levels of communication. Okay. Okay. Good afternoon, dear students. So, in my last class, we were doing levels of communication. ठीक है, तो मैं ये quickly आज wind up कर दूंगी. हमने extra personal communication देख लिया था last time. ठीक है, कि जब एक पार्टी ह्यूमन बीइंग होती है और दूसरी पार्टी या तो नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन होती है, ठीक है, तो इसे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि जब आप अपने पेट से जब आप बातें करते हैं, उसे छूते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। या आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक लाइट है ना, और रेड होती है आप रुक जाते हो, ग्रीन होती है आप चल पड़ते हो, तो वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, बिकॉज देखिए कम्युनिकेशन सिर्फ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ इमोशंस भी होता है। ठीक है ना, या इनफैक्ट जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे मेन्यू कार्ड आता है, उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन मेन्यू कार्ड के थ्रू आपको पता लग रहा है कि हाँ क्या क्या चीज़ें खाने के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन है वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, ये मैंने करवा ही दिया था, फिर इंट्रापर्सनली मैंने करवा दिया था, बट फिर से मैं क्विक रिकैप देती हूँ इसका भी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली वो होता है जब हम खुद से बातें करते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमें कंफ्यूजन होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वी टॉक टू आवरसेल्फ। जैसे अब आप बीकॉम जब आपने एसओएल में ज्वाइन किया होगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए होंगे 12th के बाद कि भाई मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ, बीकॉम करूँ, बीए करूँ, बीबीए करूँ, क्या करूँ। ठीक है, फिर फाइनली आप एक डिसीजन पे पहुंचे होंगे। ठीक है, या कभी कभी जब आप सैड होते हो, है ना, तो यू टॉक टू योरसेल्फ, आप खुद से बातें करते हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आती है, जहाँ पे सिर्फ आप हो और आप अपने आप से बात कर रहे हो। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें जितने भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग्स होंगे। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 लोग का होना जरूरी है। ठीक, और 2 से और बहुत लोग हो सकते हैं, मतलब कम से कम 2 लोग होंगे और 2 से ज्यादा भी होते हैं। ठीक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हमने साइज के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया था। ठीक है, जैसे कि 1 to 1 था, तो इसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और इसे डायडिक भी बोला जाता है, ये मैंने बताया ही था। ठीक है, तो कभी अगर 1 to 1 की बजाय अगर डायडिक दिखता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो 1 to 1 कम्युनिकेशन के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, फिर साइज के बेसिस पे एक तो 1 to 1 था जहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है साइज के बेसिस पे, जहाँ पे 2 लोग से ज्यादा लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन होता है, वो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को वो इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, आई एम अ सिंगल पर्सन, आई एम एन इंडिविजुअल, एंड आई एम कन्वेइंग अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो वन पर्सन कन्वेज अ मैसेज टू ग्रुप ऑफ पर्सन, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट जब अ ग्रुप ऑफ पर्सन दे कन्वे द मैसेज टू अनदर ग्रुप, तो कभी कभी क्या होता है, एक पूरा ग्रुप होता है, वो अगले ग्रुप को मैसेज कन्वे कर रहा होता है, तो इस कम्युनिकेशन को ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो भी डिवाइड होता है कुछ कैटेगरीज में। ठीक, तो सबसे पहले है स्मॉल ग्रुप, नाम से ही समझ में आ रहा है स्मॉल ग्रुप, कम लोग होंगे। ठीक है, तो इसमें 2 लोग से ज्यादा होते हैं, लेकिन अराउंड 50 के अराउंड होते हैं इसमें। ठीक, और इसमें सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं एक टाइम पे, या कनेक्टेड होते हैं किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। ठीक है, और इस ग्रुप में स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में फीडबैक जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल है कन्वर्सेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, या स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, या पैसेंजर्स ऑफ अ बस, तो ये सारी चीजें स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आएंगी। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिविजुअल्स के अलावा जब ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन 2 फैमिलीज, तो ये भी स्मॉल ग्रुप में आएगा। में लार्ज ग्रुप, ठीक है, तो लार्ज ग्रुप नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है,
और इसका जो ग्रुप साइज होता है वो बेसिकली 100 से 1000 तक होता है, ठीक है। और ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल वे में कंडक्ट किया जाता है, बिकॉज तभी हर एक तक आपका मैसेज पहुंच पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल addressed by some political leader in a gathering, ठीक है, या रिलीजियस प्रीचिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। तो ये सब आता है आपका लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन में। लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन को पब्लिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी सारे पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट रहते हैं एक ही प्लेस पे, फेस टू फेस होता है ये। और लेकिन इसमें ना किसी मैकेनिकल गैजेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग ज्यादा है ना, तो अगर आप नॉर्मली बोलोगे तो लोग नहीं सुन पाएंगे आपकी आवाज़। तो इसमें मैकेनिकल गैजेट का होना ज़रूरी है, जैसे कि माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, ठीक है। और इसे पब्लिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट लेवल, जो कि है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन से समझ में आ ही रहा है आपको, मास मतलब बहुत सारे लोग, लार्ज ऑडियंस है। तो यहाँ पे एक टाइम पे बहुत लोगों तक जो है मैसेज आपका कन्वे हो रहा है, तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके लिए कुछ मीडियम्स का यूज होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जनरल है, बुक है, ऑडियो विजुअल मीडियम्स भी हैं कुछ, जैसे कि रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है। तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं बहुत सारे लोगों से, मासेस से कम्युनिकेट करने के लिए। और इवन म्यूजिकल या थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज जो होते हैं, जैसे सिनेमा है, ठीक है, तो ये सारी भी चीज़ें जो है मास कम्युनिकेशन का फॉर्म है। So when the communication is with a large audience, then it is termed as mass communication. Mediums like newspaper, magazines, journals, books, audiovisual mediums, that is radio, TV and internet, etc. are used to communicate with the masses. Even musical and theatrical performances, cinema, etc. are forms of mass communication. Here the individual, he conveys information to a large segment of population at the same time. यहाँ पे कोई जो है बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही होती है, बहुत सारी जनता के साथ, पॉपुलेशन के साथ एक ही टाइम पे। एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू रीच ऑडियंस दैट इज स्कैटर्ड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। और इसमें जैसे कि किसी प्लेस की कोई पाबंदी नहीं कि हाँ जो इस जगह पे प्रेजेंट है सिर्फ उसी तक ये मैसेज जाएगा, कन्वे होगा, नहीं। मतलब इसकी कोई रेंज नहीं है, बहुत दूर दूर तक भी ये कम्युनिकेट हो जाता है। So newspaper, magazine, journal, radio, television are some of the means of mass communication. So a mediator is required to transmit the message. इसमें एक mediator की ज़रूरत होती है, ठीक है। For example, the editor acts as a mediator who selects and publishes the news in the newspaper. अब जैसे क्योंकि mediator की इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर के केस में जो एडिटर होता है वो एज अ मीडिएटर एक्ट करता है, जो कि सिलेक्ट करता है, पब्लिश करता है न्यूज़पेपर में। Mass communication is meant for large audiences and requires a medium to transmit the message. Oral communication requires some means such as radio, television, etc. Written form needs print or visual media such as newspaper, magazine, internet or so. अब जैसे कि ये है, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कौन सा मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है और कौन सा लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि The Prime Minister Narendra Modi is addressing to a large gathering at Ramlila ground. तो ये है आपका लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट है आपका द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द नेशन ओवर रेडियो इन द प्रोग्राम मन की बात। अब ये है मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट लेवल आपका कम्युनिकेशन का जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो कि जैसा कि हमें पता है कि सिर्फ हम नॉर्मल कम्युनिकेशन ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के अंदर हो रहा होता है उसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिकॉज कोई भी कंपनी अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो वो प्रॉस्पर कर ही नहीं पाएगी, वो सक्सेस ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को उन्नति पाने के लिए, प्रोग्रेस पाने के लिए, डेवलपमेंट पाने के लिए, है ना, जरूरी है कि वहाँ के एम्प्लॉयज आपस में भी बात करें और अपनी कंपनी से बाहर भी लोगों से बात करें, ठीक है, दूसरी कंपनी से, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सीड कर पाएगी। सो कम्युनिकेशन that happens within an organization is termed as organizational communication. And no organization can survive, prosper, progress if the employees of the organization do not communicate with each other and with the outside world. Now थोड़ा organizational communication के मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, फिर उसके बाद फिर 15 मिनट में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, then I will take up unit 3, okay? So मैं next PPT शो करती हूँ आपको। Just a second, एक बार मैं वापस से जाके
ऑफ करके ऑन करती हूँ ताकि मुझे भी समझ में आए कि यही वाली स्लाइड जा रही है कि नहीं आप तक। यस। सो ये मैंने बताई दी आपको कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल में जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। ठीक है। सो कम्युनिकेशन कनेक्ट्स डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और कम्युनिकेशन के ही थ्रू जैसे कि जो डिफरेंट हायरार्किकल लेवल पे लोग हैं, है ना, जैसे कि कोई बॉस है, आपको उस तक कोई बात कम्युनिकेट करना है, या बॉस को आप तक कोई बात कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो पाएगा। ठीक है, लेकिन तरीके थोड़े डिफरेंट होंगे। और the employees employed at different levels perform various activities and need of communication becomes greater. The employees communicate in different ways in different situations. Sometimes they communicate to meet their personal needs and sometimes for official requirement. Sometimes they communicate with external agencies for different reasons. तो तरह different purpose होता है, different need होती है किसी भी organization में communicate करने के लिए। कभी कभी employees जो है अपनी personal needs के लिए, normal बातचीत के लिए communicate करते हैं, कभी कभी किसी official purpose, किसी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के लिए कम्युनिकेट करते हैं, और कभी कभी वो बाहर के लोगों से, एक्सटर्नल एजेंसी से, किसी और कंपनी से भी कम्युनिकेट करते हैं। डिफरेंट रीजंस होते हैं उनके पास अपनी कंपनी को और बढ़ाने के लिए, किसी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, है ना, पार्टनरशिप करने के लिए, या अपने प्लान्स किसी को बताने के लिए, प्रोग्राम पॉलिसीज बताने के लिए। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो बेसिकली अगर मोटा मोटा हम बात करें तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे इंटरनल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। और अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें तो जब आप कंपनी के बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और एजेंसी से जब आप बात करते हो तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आएगा। तो पहले हम देखते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन, बिकॉज इसमें काफी कुछ है हमें जानने के लिए। तो इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अकरिंग विद इन, ठीक है, एंड इट अकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोगों के अंदर होती है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन among the employees, the employer and the employees and so on. It can be oral or written, formal or informal. It can occur through emails, posters, documents, staff meetings or so. तो ये बेसिकली ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में होती है, फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, और ये जो है बेसिकली ईमेल्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और स्टाफ मीटिंग्स के थ्रू होती है। अब जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ये बेसिकली कुछ डायरेक्शंस में होता है, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल डायरेक्शन। सो इंटरनल कम्युनिकेशन कैन मूव इन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल डायरेक्शंस। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सो जैसा कि पता ही है भाई, किसी भी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं सबकी डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट पोस्ट होती है, ठीक है। तो द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑफ देम आर प्लेस्ड एट हायर लेवल एंड सम एट लोअर। कुछ लोग हाई लेवल पे प्लेस्ड होते हैं, कुछ लोग लो लेवल पे, कुछ कोई बॉस होता है, कोई सबऑर्डिनेट होता है, कोई और जूनियर होता है, ठीक। सो द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस between the employees of two different hierarchical levels is known as vertical communication. तो जब दो different hierarchical level के लोग में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें से एक की पोस्ट बड़ी है और एक की पोस्ट छोटी है, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में होता है, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे भी आती है और नीचे से ऊपर भी जाती है। आपका बॉस नीचे वाले एम्प्लॉय तक भी पहुंचाएगा और नीचे वाले एम्प्लॉय भी अपनी बात बॉस तक पहुंचाएंगे। तो डाउनवर्ड पे आते हैं पहले, जहाँ पे you know, on the basis of movement the communication can be categorized as, तो डाउनवर्ड से समझ में आ रहा है भाई, ऊपर से नीचे चीजें आ रही है ना, मतलब कि हायर लेवल से कम्युनिकेशन नीचे लोअर लेवल तक हो रहा है। कोई बॉस है वो अपने सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर तक कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। सो कम्युनिकेशन दैट मूव्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि मैसेज फ्रॉम प्रिंसिपल टू टीचर, प्रिंसिपल हायर लेवल पे, टीचर लोअर लेवल पे, ठीक है। तो ये जो मैसेज होगा वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा।
So the purpose of downward communication is to convey programs, policies, procedures, instructions, orders or routine information to the subordinates. And it can be oral as well as written. तो ये oral और written दोनों हो सकता है. अब downward communication जो है it can take place through notices, memos, letters, circulars, meetings, telephonic conversations या face to face conversation. तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, जहाँ पे एक बॉस जो है अपनी जूनियर्स तक मैसेज पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन कन्वे करता है. डाउनवर्ड के बाद बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन. जैसे ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन आई, उसी तरह भाई जितने जूनियर्स होंगे वो भी तो अपनी बात बॉस तक पहुंचाना चाहते होंगे, है ना. तो जब लोअर लेवल से हायर लेवल तक कम्युनिकेशन होता है तो उससे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना. अब जैसे वहां पे हमने देखा था कि प्रिंसिपल से टीचर तक मैसेज जा रहा है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक, टीचर से प्रिंसिपल तक मैसेज जाएगा, है ना. So the communication that moves from lower level to the higher level of the organization is known as upward communication. For instance, the message from a teacher to the principal. And its main function is to convey information, suggestions, ideas, proposals, complaints, and grievances to the higher authority. And the purpose of upward communication is to keep superiors informed about the progress of the work, suggest measures for improvement, difficulties in the execution of orders, grievances of lower level employees, and so on. And it can be oral as well as written. Upward communication can take place through reports, letters, telephone calls, or face-to-face conversations. तो upward communication जब आप नीचे से ऊपर information दे रहे हैं तो वो आप basically report के through, letter के through, telephone call के through या face-to-face conversation में आप पहुंचा सकते हैं इस तरह से. आते हैं बात vertical के बाद आते हैं horizontal पे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे. अब कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है, बल्कि हॉरिजॉन्टल मैनर में भी हो जाती है ना. जैसे कि सेम रैंक के लोग हैं, सेम डेजिग्नेशन के लोग हैं, सेम लेवल के लोग हैं, उनके बीच में भी तो होगा ना कम्युनिकेशन, ठीक है. अब जैसे कि एक डिपार्टमेंट का कोई हेड है, अगले डिपार्टमेंट के हेड से बात करेगा, भाई वो भी तो बात करेगा ना, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे भले ही दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन दोनों की डेजिग्नेशन क्या है, सेम है, दोनों का हायरार्किकल लेवल सेम है, दोनों ही हेड हैं अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के. अब जैसे एक कॉलेज का प्रिंसिपल जो है क्या कहते हैं अगले कॉलेज के प्रिंसिपल से जब बात करेगा, ठीक, तो ये भी जो है इसमें आ जाएगा. So communication not takes place in upward and downward directions, but also proceeds in a horizontal manner. It takes place among the persons of equal ranks or status. So the communication at the level of professional peer groups or working on same hierarchy is known as horizontal communication. It generally takes place among the departmental heads who are responsible for different functional areas of the organization. जैसा कि मैंने बताया बेसिकली उसका एग्जाम्पल यही सही रहेगा कि अगर आप बताओगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स जो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों एक ही हायरार्किकल लेवल है, दोनों हेड्स हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के, है ना. तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. अब जैसे कि अगर मैसेज कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड अगर बीवोक डिपार्टमेंट के हेड को कोई मैसेज दे रहा है, या कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट के अगर हेड को कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक है. So, and it is also known as lateral or sideward communication. तो horizontal communication को lateral या sideward communication भी कहते हैं. So, horizontal communication promotes coordination, cooperation, and teamwork. The main function of horizontal communication is to maintain coordination among different departments, exchange information, solve problems, and promote social relations. It is less formal and structured as compared to upward and downward communication. और ये भी oral और written दोनों form में होता है. Horizontal communication can take place through letters, memos, reports, telephonic conversations और face-to-face conversation. तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू horizontal communication possible होता है. आता है next type जो कि है diagonal communication. ठीक है. तो सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर सेट है, एक सेट प्रोटोकॉल है, रूल है, गाइडलाइन है जिसे वो फॉलो करते हैं सारे एम्प्लॉइज, ठीक है. सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेट गाइडलाइंस फॉर देयर एम्प्लॉइज एंड दे नीड टू फॉलो देम, एंड इट कंसिस्ट ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म अ चेन ऑफ कंपाउंड. अब सारे ही एम्प्लॉय हैं, समझ लीजिए कॉलेज ही है, ठीक है, वहाँ के सारे एम्प्लॉय हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे ना. अब जैसे कि सपोज आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट का कोई
लैब असिस्टेंट है ना, वो अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड से डायरेक्टली भी तो जाके बात कर सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि वो अपने डिपार्टमेंट में से घूमेगा गोल गोल, और लोगों से तो बात करेगा ना। तो जब कि बिना किसी और के इन्वॉल्व हुए है ना, जब डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट का सीनियर या सुपीरियर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट से, या वाइस वर्सा उल्टा, या किसी एक डिपार्टमेंट का सबॉर्डिनेट जूनियर जो है अगले डिपार्टमेंट के हेड से जब डायरेक्टली बात करेगा बिना किसी और के इन्वॉल्व हुए तो इसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं. So each employee needs to communicate with the employees from other department through the superior of his or her department. But if an employee communicates directly to the superior of other department bypassing the superior of his or her own department, then this type of communication is called diagonal communication. It takes place when an employee communicates with the other who is not only superior but also works in other department of the organization or vice versa. तो जैसा कि मैंने बताया, ये बेसिकली दो एम्प्लॉयज के बीच में होता है ये कम्युनिकेशन, जिसमें से या तो जो सुपीरियर होगा वो इनिशिएट करेगा, या तो जो जूनियर होगा वो इनिशिएट करेगा, और दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन सेम है लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट है. It cuts across different functions and levels within the organization. So इसका एक एग्जाम्पल है, ये देखेंगे आप, इससे शायद आपको याद रहेगा डायगोनल कम्युनिकेशन. So the direct communication between a lab staff from chemistry department and head of biology department is an example of diagonal communication. अब देखिए यहाँ पे किसी और की जरूरत नहीं आई है, यहाँ पे डायरेक्टली जो लैब स्टाफ है, जो लैब असिस्टेंट है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है डायरेक्टली हेड जो है बायोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके साथ, है ना. तो ये एग्जाम्पल है डायगोनल कम्युनिकेशन का. सो डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज क्रॉसवाइज, रेडियल और सर्कुलर कम्युनिकेशन. Increasing use of electronic mail has made diagonal communication much easier. ठीक है, कुछ सेल्फ चेक क्वेश्चंस हैं. तो जैसे कि द हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द लैब स्टाफ ऑफ हिज डिपार्टमेंट. तो ये आ जाएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, कि वर्टिकल में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि वो सेम डिपार्टमेंट के हेड, अपने ही डिपार्टमेंट का जो हेड है फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड, वो अपने ही डिपार्टमेंट के लैब स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहा है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है द कॉमर्स टीचर इज आस्किंग समथिंग फ्रॉम द लैब असिस्टेंट हु वर्क्स इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. तो ये आ जाएगा आपका डायगोनल में. देन है an employee of HR department has prepared a report about the department and he gives this report to the head of HR department. तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड. ये यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट के जो है जूनियर जो है वो सीनियर तक मैसेज कन्वे कर रहा है. ठीक है. 7C हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है. अब वापस आते हैं हम अपने यूनिट 3 पे. एक मिनट, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग देन आई विल प्रेजेंट अगेन, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट करो तो आता नहीं. Just a second. बात करते हैं हम यूनिट 3 की. ठीक है, तो यूनिट 3 में ये कुछ कंपोनेंट्स हैं: मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या मिस कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच. ठीक है. अब जिसमें से ये जो 3 पार्ट है ना, डायलॉग, इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच, ये एग्जाम में जरूर आता है. ये एक क्वेश्चन आपका पक्का है एग्जाम में. ठीक है. जब तक पेपर ऑफलाइन हुआ करता था तब तक क्या होता था कि शॉर्ट भी क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग आंसर भी, सब तरह के क्वेश्चन आ रहे थे. लेकिन जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, तो तब से जो है ओबीई में जो है बेसिकली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया था. लास्ट टाइम जो है पेपर हुआ था आपका इंग्लिश ए का, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया था. ठीक, पैसेज दिया हुआ था, उसके बाद कुछ कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और उसके बाद जो है वो था, क्या कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें थी. उसी के बेसिस पे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड इंटरव्यू पूछ लिया गया था, कॉम्प्रिहेंशन के ही बेसिस पे पब्लिक स्पीच पूछ ली गई थी, और कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे ही डायलॉग राइटिंग आ गई थी. वहीं से किसी कैरेक्टर को उठा के डायलॉग लिखवा लिया गया था. ठीक है. तो बस ज़रा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए. एक चीज़ मैं ज़रा देखती हूँ कि इन केस अगर वो पेपर मेरे पास है तो पहले मैं वो शो करती हूँ, बट इन केस कंफर्म तो नहीं है, बट हो सकता है. ताकि मैं चाहती हूँ ना कि एक बार, नहीं सॉरी,
हाँ, एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपको ये पेपर, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ठीक है, 2 मिनट का, जब से आप ये पेपर जरा देखो एक बारी, ठीक है। 1 मिनट रुको, पहले मैं अपनी स्क्रीन जरा ये वाली स्टॉप करती हूँ शेयर करना, जो भी करंटली शो कर रही हूँ मैं, तभी आप देख पाओगे, ठीक है। 1 मिनट रुको, दिखाती हूँ मैं। हाँ, यस, दिस इज द, ठीक है, ये था पेपर जो लास्ट ईयर आया था, ACC इंग्लिश ए, आप देख सकते हो। ये पेपर आपका 15 मार्च को हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन थे और आपको आंसर करना था। थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि हम लोग आराम से देख पाए। इसमें देखो, ये एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड, ठीक। डायलॉग राइटिंग भी है, देख रहे हैं आप, पब्लिक स्पीच भी है और इंटरव्यू भी है ना। तो जरा मैं 2 मिनट का टाइम दूंगी, जरा ये पैसेज पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और जब तक मैं आपकी दूसरी PPT थोड़ा मैं डाउनलोड कर लेती हूँ जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो, बिकॉज वो वाली भी बीच में खो गई है जो भी मैं दिखा रही थी, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन द मीन टाइम आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लग रहे हैं वो आप लिख लोगे, एंड में आप चैट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लिखेंगे 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली था, और ये देखिए, और इसके बाद ही सारे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक। तो आपका यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिट 5-4 भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट टाइम नहीं क्वेश्चन आया था, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। लेकिन पैटर्न को देखते हुए आपको इन यूनिट्स पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, अभी जैसे कि मैं आपको डायलॉग राइटिंग करवाऊंगी या पब्लिक स्पीच करवाऊंगी, इंटरव्यू करवाऊंगी, ठीक है। तो ये दिमाग में ये बात आप रखिएगा अपने कि यहाँ पे जो है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कैसे लिखते हैं पब्लिक स्पीच, डायलॉग या इंटरव्यू, ठीक। बाद में इसका जो एप्लीकेशन है, इसका यूज आपको खुद करना है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको पैटर्न बता सकती हूँ, कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ कैसे किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको एग्जाम में करना है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे और ध्यान से समझेंगे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो मैं अभी ये प्रेजेंट करना स्टॉप करती हूँ ये पेपर, और वापस आती हूँ मैं आपके यूनिट 3 पे, यस, ठीक है। सो इसमें मोनोलॉग है, डायलॉग है, ग्रुप डिस्कशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन है, इंटरव्यू है और पब्लिक स्पीच है, ठीक। जिसमें से मैंने आपको दिखाई दिया है कि इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच और डायलॉग इंपॉर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में। तो अगर स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात करें, हम स्पीकिंग स्किल क्या है, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो आपको पता होगा कि हम सब जब बॉर्न होते हैं, तो हम लोग जब बॉर्न होते हैं तो एक एलईडी होती है हम लोग के पास, एलईडी होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इसी एलईडी की वजह से माइंड में ये होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग लैंग्वेज को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में
एलईडी होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके थ्रू हम लैंग्वेज सीखते हैं और यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे कि पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है लिखने के लिए, ठीक है, लिटरेसी जो है वो प्री रिक्विजिट है राइटिंग के लिए, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन के लिए लिटरेसी की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। क्या जो एक रिक्शा वाला है वो पढ़ा लिखा नहीं है, या घर की मेड है पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो बोल नहीं सकती है? बिल्कुल बोल सकती है, ओरल कम्युनिकेशन तो कर ही सकती है ना, रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, बट यस दे कैन डू ओरल कम्युनिकेशन, है ना। क्योंकि राइटिंग के लिए क्या होता है, बेसिकली आपको एफर्ट लगाना पड़ता है ना, लेकिन मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए आपको अलग से कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पास आपके पास ऑलरेडी एलईडी है, उसके थ्रू आप लैंग्वेज एक्वायर करोगे, यूज करोगे, ठीक है। सो वेयर एज फॉर राइटिंग वन नीड्स टू पुट इन कॉन्शियस एफर्ट्स, बट फॉर एक्वायरिंग द फर्स्ट लैंग्वेज यूजुअली वंस मदर टंग वी डू नॉट नीड टू पुट एनी सच कॉन्शियस एफर्ट। अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये कुछ ओरल कम्युनिकेशन के: मोनोलॉग, डायलॉग, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन, telephonic conversation, meetings, seminars, conferences, dictation, presentations, group discussions, public speeches, interviews, press, employment, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और चिट चैट। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म है ओरल कम्युनिकेशन की। अब थोड़ा फीचर देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। ये मैं यूनिट इसलिए आपको करवा रही हूँ, ये मैं पार्ट आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें जो ये वाला पार्ट नहीं है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन, तो ये पोर्शन आपका इसमें आएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे तभी आपका कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल रहेगा, इफेक्टिव रहेगा और मिस कम्युनिकेशन के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक। इसीलिए मैंने ओरल कम्युनिकेशन का वाला पार्ट आपका यूनिट 1 यूनिट 2 में नहीं करवाया था, क्योंकि मैं यहाँ पे करवाने वाली थी, ठीक है ना। चलिए कुछ ओरल कम्युनिकेशन का सबसे पहले ये देखेंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन इज मोस्टली स्पॉन्टेनियस, जल्दी जल्दी होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन एक्सेप्शन भी होता है, जैसे सपोज पब्लिक स्पीच ही है अगर, है ना, तो उसके लिए तो आपको पहले से टाइम मिला रहता है ना, ठीक है, आपको पता होता है आपको स्पीच देनी है, आप आराम से प्रिपरेशन करते हो फिर आप जाते हो, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो इसीलिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो देयर शुड बी अ बैलेंस between spontaneity and planning. Due to the spontaneous nature of oral communication, there are certain corollary effects of oral communication. The communication is faster and dynamic, and as a result the feedback is instant. अब क्योंकि बहुत नेचर जो है ओरल कम्युनिकेशन का स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, इसी वजह से जो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगा, इसमें डायनेमिक होगा, आप चीज़ें बदल सकते हो। अगर सपोज किसी को कोई डाउट है आप क्लैरिफाई कर सकते हो, चीज़ें डायनेमिक है, वहाँ पे फ्लेक्सिबल है, ठीक है, रिजिड नहीं है, और फीडबैक भी इंस्टेंट है, फॉरन फीडबैक मिलता है आपको। फिर देयर इज अ प्रेशर ऑफ थिंकिंग फास्टर इन ओरल कम्युनिकेशन, सोचने पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है जल्दी सोचने पे, देयरफॉर देयर आर लॉट्स ऑफ हेजिटेशंस, फिलर्स एंड रेपिटेशन, तो इसीलिए बहुत सारे हेजिटेशंस, फिलर्स और रेपिटेशंस होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ and sounds between words and sentences spoken, बहुत सारे और sounds होते हैं words और sentences, ठीक है। oral communication or speech varies across genders, class, region, economic and educational background. फिर oral communication is helpful in forming interpersonal relationships. अब जैसे कि आप written communication के थ्रू आप किसी से relationship नहीं डेवलप कर सकते हो, है ना, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू आप रिलेशनशिप किसी से, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हो। मोस्ट कैजुअल कम्युनिकेशन हैपेंस इन ओरल मोड। अब जैसे कि कैजुअल कम्युनिकेशन जो होगा, कॉन्वर्जेशन होगा, वो रिटन मोड में नहीं पॉसिबल, लेकिन यस ओरल मोड में पॉसिबल है। ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच इज लूजली स्ट्रक्चर, इसका ऐसा कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। और रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम यही बात करें तो वहाँ पे लूजली स्ट्रक्चर्ड वो नहीं होते, वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो इन ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच द नॉन वर्बल क्यूज आर वेरी सिग्निफिकेंट। रिटन कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल क्यू का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ओरल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल क्यू का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आप क्या बोल रहे हो, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, और कैसे बोल रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी आपके टोन के थ्रू जो है चीजें चेंज हो जाती है, मीनिंग चेंज हो जाता है ना।
सो पैरा लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है. It adds significant meaning to the words spoken. The listener can interrupt and clarify his or her doubt in oral communication. तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी सेकंड पार्टी होगी, जो भी लिसनर होगा, जो भी रिसीवर होगा, वो इजीली इंटरप्ट कर सकता है आपको और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है. इसीलिए मैंने बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन बहुत डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस पॉसिबल होते हैं, ठीक है. Pauses and silences are full of meaning in oral communication. तो जैसे आप oral communication में जब आप silent हो गए, कोई pause लिया, तो उसका कोई ना कोई meaning छुपा होता है, ठीक है. So timely pauses make speech dramatic and persuasive, enhancing the effect of communication. In informal oral communication, slang is acceptable. तो जो informal oral communication होगा उसमें slang acceptable होता है, लेकिन फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन में स्लैंग एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है. तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है. सो वी यूज लॉट ऑफ एलिजेंस एंड कॉन्ट्रैक्शन सच एज wanna फॉर want to, don't फॉर do not. आप जैसे ओरल कम्युनिकेशन में आपको कुछ बोलना है कि आई वांट गो ओवर देयर, आप इस तरह से बात कर सकते हो, ठीक है. लेकिन आप रिटन कम्युनिकेशन में यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, यू हैव टू राइट इन फुल. आपको पूरी तरह से लिखना पड़ेगा, आई वांट टू गो ओवर दिस देयर, इस तरह से, ठीक है. तो यहाँ पे ओरल में एलिजन और कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है. ओरल कम्युनिकेशन इज टाइम बाउंड. कुछ स्ट्रेंथ्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के, ठीक है. तो ये फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस है, सबसे पहले बात ये है. फीडबैक इज इंस्टेंट इन ओरल कम्युनिकेशन, ठीक. Clarifications can be done immediately during oral communication. Oral communication can be used with non-verbal language to facilitate the communication process. Then next strength is during oral communication, one can be corrected midway to take a different approach to make communication faster and effective, ठीक है. सो बीच में करेक्ट कर सकते हैं आप अपने आप, एक डिफरेंट अप्रोच ले सकते हैं, है ना. और इकोनॉमिकल होता है, इसमें कोई पैसे का खर्चा नहीं होता है, कुछ भी नहीं. ओरल है, बोलना ही तो है बस, है ना. इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. तो ये सारे थे स्ट्रेंथ्स ओरल कम्युनिकेशन के. अब जैसे कि किसी भी कॉइन के दोनों साइड होते हैं, तो ठीक उसी तरह हर चीज के दोनों साइड होते हैं. स्ट्रेंथ थी, अब वीकनेस देखते हैं क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक. तो oral communication cannot be documented except electronically and therefore does not have legal validity. अब oral communication क्योंकि ये document नहीं किया जाता है, कर सकते हैं, और written में नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई legal validity नहीं है. There is limited time for formulation of ideas as one needs to speak fluently. तो limited time होता है ideas formulate करने के लिए, because आपको fluently बोलना है. जैसे group discussion नहीं है, तो वहां पे क्या है, आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, फिर 5 मिनट दिया जाता है आपको पॉइंट जॉट डाउन करने के लिए, लिखने के लिए. उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो इसलिए जो है आपका तो इसके लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है. तो सक्सेस इन ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द लिसनिंग एंड अटेंटिवनेस ऑफ द डिकोडर और लिसनर. तो जो सक्सेस है ओरल कम्युनिकेशन का, वो डिपेंड करता है कि जो लिसनर है, जो डिकोडर, वो कितना अच्छे से सुन रहा है और कितना अटेंटिव है और कितना अलर्ट है वो, ठीक है. वन कैन इजिली गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन. अब सपोज आप कम्युनिकेट कर रहे हो, फिर बीच में कोई शोर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप इजिली आप डाइवर्ट हो सकते हो ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है. सो वन नीड्स टू हैव गुड मेमोरी फॉर अटेंशन ऑफ मैसेजेस ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन. तो अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं, फिर वीक मेमोरी, इफ यू हैव अ पुअर मेमोरी, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. फिर क्योंकि आप रिटेन नहीं कर पाओगे ना चीजें, तो फिर आप बोलोगे कैसे, है ना. फिर कुछ एडवांटेजेस हैं ओरल कम्युनिकेशन के. स्पॉन्टेनियस होता है, ग्रेटर स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस रिसेप्शन होता है, इमीडिएट फीडबैक और क्लैरिफिकेशन रहता है इसमें, ठीक है. परसुएसिव होता है, मिडवे करेक्शन पॉसिबल है, बीच में इसे किया जा सकता है, ठीक है. फिर है सोशल बॉन्डिंग डेवलप करता है. फिर है आपका इनफॉर्मल होता है और इकोनॉमिकल होता है. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. इट कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर यूज. आप फ्यूचर के लिए डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं. लिमिटेड टाइम पीरियड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज. आइडियाज को फॉर्मुलेट के लिए
करने के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड होता है. हरिड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. इट इज डिपेंडेंट ऑन लिसनिंग एंड अटेंटिवनेस. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज अगर सामने वाला अलर्ट नहीं है, ठीक से नहीं सुना है, तो फिर तो पूरी मेहनत ही बेकार हो गई है ना. फिर इट इज डिपेंडेंट ऑन मेमोरी. भाई मेमोरी किसकी कितनी अच्छी है, क्या भरोसा है इसका. ठीक, तो इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहता कभी कभी. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नॉट बी फिक्स. किसने कौन सी बात बोली आप कैसे प्रूफ करोगे, तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे किसी बात के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं ना, लीगल वैलिडिटी तो थी नहीं, ओरल कम्युनिकेशन था. फिर इट हैज अ पोटेंशियल फॉर डिस्टॉर्शन. आपसे किसी ने किसी तरह कोई बात कही, आपको कुछ और समझ में आई, आपने आगे पास ऑन किसी और तरह करी, फिर उसने किसी और तरह आगे पास ऑन करी, तो पोटेंशियल है कि बीच में डिस्टॉर्ट हो जाती हैं बातें. ठीक है, बातें ब्रेक हो जाती हैं अपने हिसाब से, फिर इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती. फिर देखते हैं इफेक्टिव स्पीकिंग और इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. So to enhance the effectiveness of oral communication, it is useful to keep in mind the following points. ठीक है, तो कुछ points हैं वो important हैं, उसे ध्यान रखेंगे oral communication की effectiveness को बढ़ाने के लिए. ठीक है, clarity, conciseness and completeness. फिर है good vocabulary. फिर है appropriate paralanguage. फिर है congruity of different media used along with oral medium. फिर है एक्सप्रेशन ऑफ कमिटमेंट. फिर है गुड लिसनिंग. अब एक एक पॉइंट को देखते हैं थोड़ा डिटेल में. क्लैरिटी, कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस की बात करते हैं. ये वर्ड सुना सुना लग रहा है ना, ये 7 C's में था अगर आपको याद हो तो. सो क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज हेल्प्स द रिसीवर ग्रास्प द मीनिंग and significance of the message without either seeking further clarifications or wasting time in understanding the message. Then तो ये है ओरल कम्युनिकेशन में कि जो है आपको मैसेज अपना इफेक्टिव बनाने के लिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए मैसेज. इससे क्या होता है कि जो रिसीवर होगा वो आसानी से जो मीनिंग होगा वो ग्रास्प कर पाएगा. ठीक है, और फिर उसे किसी और फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और टाइम भी नहीं वेस्ट होगा मैसेज समझने में. While long discourse may divert the focus and lead to misunderstanding, एंड इनकम्प्लीट मैसेज में लीव आउट टू शेयर डिटेल्स. अब जैसे कोई बहुत लंबा डिस्कोर्स है, बहुत लंबा डिस्कशन है, उससे क्या होगा, अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा. ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी. और जो इनकम्प्लीट मैसेज होगा वो जितनी भी इंपॉर्टेंट, जितनी क्रूशियल डिटेल है वो मिस आउट कर देगा. ठीक है, तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि क्लैरिटी, कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस रहे. सो क्लैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन लूजेस बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर. नेक्स्ट है गुड वोकैबुलरी. आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको सही टाइम पे सही वर्ड्स यूज करना चाहिए. ठीक है, बहुत टफ वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक, और बहुत ही गोल गोल घुमा घुमा के भी बोलने की जरूरत नहीं है. आराम से बहुत ही घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे. और वोकैबुलरी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को भी समझ में आए, मतलब शशि थरूर टाइप वोकैबुलरी ना हो कि सामने वाले को कुछ समझ में ही ना आए. ठीक है, और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि पता लगा आपको कुछ पता ही नहीं है. तो एक अच्छी वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए. सो अ गुड वोकैबुलरी इज अ एसेट फॉर द स्पीकर. Choosing the appropriate word without having to search too hard for it helps spontaneity and also fluency in the language. Picking the right phrases, idiomatic expressions, apt illustrations are necessary for removing ambiguities. A listener too needs the corresponding qualities of good knowledge of words and their usages so that he may comprehend the message fully. फिर है अप्रोप्रिएट पैरा लैंग्वेज. क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन है ना, तो इसमें पैरा लैंग्वेज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कैसे बोल रहे हो. क्या बोल रहे हो वो तो इम्पॉर्टेंट है, बट कैसे बोल रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है. आपकी टोन है, आपका प्रोनाउंसिएशन है, आपकी वॉइस है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, और यही आपका जो है कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाएगी और सक्सेसफुल बनाएगी. सो पैरा लैंग्वेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल in the effective use of the oral medium. Our voice, tone, inflection, pronunciation, etc. That is how we speak and what we want to say provide to the listener the fullest expression of our message. This is a unique feature of oral communication. Its ability to combine the form and content of oral discourse. The emotional content or feelings are expressed alongside oral communication through paralanguage. A speaker must have good paralinguistic skills to convey any oral expression effectively. फिर है नेक्स्ट आपका पॉइंट
वो है congruity of different media used along with oral media. So other media like body language is often used with oral communication. So it is important that there is a congruity, there is a balance, there is a match between oral and other media so that the credibility of the oral message does not suffer. तो यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल में कोई क्लैश नहीं होना चाहिए कि आप बोल कुछ रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अदरवाइज जो आप बोल रहे हो ना, आपका ओरल मैसेज जो है वो सफर कर जाएगा और आपकी बात मिस इंटरप्रेट कर ली जाएगी. What the oral message says get reflected and supported by body language, otherwise the receiver would be confused about the meaning. Then next is expression of commitment. So a good speaker must possess the quality of self-confidence so that there is an expression of commitment in what he utters. He must project that he himself believes in what he is saying, or else why would the listener be persuaded by him? तो जो भी स्पीकर होगा उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, ठीक है. और जो बोल रहा है वो उसमें एक कमिटमेंट दिखना चाहिए. बिकॉज अगर अगर कॉन्फिडेंस उसी में नहीं रहेगा तो फिर बाकी लोग कैसे बिलीव करेंगे उसकी बात पे, कैसे फोर्स हो पाएंगे, कैसे परसुएड हो पाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज गुड लिसनिंग. सो अ गुड स्पीकर must also be a good listener. These roles are in fact complementary. As I say something, I must be attentive to the receiver's feedback. I must gather from her or his responses whether he or she has understood my message or whether there is any need on my part to clarify further. In oral communication, the speaker and the listener have to be both sender and receiver simultaneously. तो अगर आपको communication cycle याद हो तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो बाद में जो है सेंडर जो है वो रिसीवर बन जाता है जब उसे फीडबैक मिलता है ना. तो यहाँ पे दोनों केसेस में दोनों लोग का जो है लिसनिंग जो है स्किल्स अच्छे होने चाहिए. बिकॉज अगर लिसनर अगर अच्छे से नहीं सुनेगा, जो डिकोडर है वो अच्छे से नहीं सुनेगा, जो रेसिपिएंट है अगर वो अच्छे से नहीं सुनेगा, उसका गुड लिसनिंग स्किल्स नहीं है, तो वो मैसेज को कॉम्प्रेहेंड ही नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, ग्रास्प नहीं कर पाएगा मीनिंग, ठीक है. और अगर वो ग्रास्प नहीं कर पाएगा तो वो वापस से फीडबैक कैसे देगा, ठीक है. आप जैसे सेंडर ने मान लीजिए अपना मैसेज कन्वे कर दिया रिसीवर तक, ठीक. रिसीवर ने मान लीजिए रिसीवर की बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल उसने सुना और उसने फीडबैक दिया, लेकिन अगर यहाँ पे सेंडर की अगर अच्छी लिसनिंग स्किल नहीं है तो फिर वो फीडबैक को समझ नहीं पाएगा ना, फिर ठीक से सुन नहीं पाएगा, है ना. इसलिए दोनों का जो है लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए. फिर आते हैं रिटन कम्युनिकेशन पे. सो डिस्पाइट द वाइडर रोल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन नॉट फंक्शन विदाउट द रिटन फॉर्म. The importance of written communication lies primarily in its great ability to organize our knowledge and document it for future reference. Written communication has become an important part of business organizations. Teaching कुछ written communication के, because basically किसी भी कंपनी में क्या होता है कि written communication जरूरी होता है. oral communication तो है बट रिटन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है. बिकॉज वहां पे हर चीज डॉक्यूमेंट करी जाती है, रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है, तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस कम्युनिकेशन में, ठीक है. सो एडवांटेज है कुछ. तो सबसे पहले तो ये कि क्रिएटिव प्रोसेस है, एड्स मेमोरी. भाई आपके पास कोई चीज लिखित में है तो आपको याद भी तो रहेगा. ग्रेटर क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी, कैन बी रेफर टू एट अ फ्यूचर डेट, आप बाद में भी देख सकते हो. लीगल वैलिडिटी है क्योंकि रिटन फॉर्म में है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड स्टडी. देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर, वाइडर आउटरीच, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटेटिव. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, बिकॉज इसका मैं एक पॉइंट टेकअप करूंगी. वो ये कि जो मैंने पेपर दिखाया है आपको, ठीक, इसे सॉल्व करेंगे जरा सब जब मैं ये वाला यूनिट करवा लूंगी, ठीक है ना. तो डायलॉग राइटिंग और पब्लिक स्पीच और इंटरव्यू ये लिख के, है ना, मुझे जरा सेंड करेंगे ताकि मैं आपको चेक करके एक बार बता पाऊंगी कि अगर आप एक्चुअल एग्जाम में ऐसा आंसर लिखोगे तो एटलीस्ट कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है. और बाकी जब पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी मैं तो पूरा पेपर सॉल्व करके मुझे, ठीक, आंसर आप जैसे आप ओबी में करोगे, स्कैन करके, लिख करके, स्कैन करके अपलोड करते हो ना, ठीक उसी तरह करोगे, ठीक है. और मैं एक गूगल क्लासरूम क्रिएट कर लूंगी, ठीक है ना. गूगल क्लासरूम का मैं कोड दे दूंगी आप लोग को, वो गूगल क्लासरूम जरा ज्वाइन कर लेंगे. उसी गूगल क्लासरूम पे जो है
आप जो आंसर प्रैक्टिस करेंगे ना वो वहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे कुछ और सैम्पल पेपर्स मिलते हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है ना। इवन जो रीडिंग्स है हमारे कोर्स में, उसके भी बाद जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो भी सॉल्व करके आप मुझे आंसर लिख करके आप मुझे वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ताकि मैं आपको बता सकूंगी कि कितना सही है आपका और क्या आपको और करने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो है रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो क्रिएटिव प्रोसेस है भाई, रिटन कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम है लिखने का, है ना। ओरल में इतना नहीं पॉसिबल होता, बिकॉज वो स्पॉन्टेनियस होता है, फास्ट होता है ना। लेकिन आपके पास यहाँ पे टाइम अवेलेबल है अपने मैसेज को लिखने के लिए, बोलने के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे आप क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, that is, since the time available for encoding is comparatively greater than that of oral communication, the sender can maximize his creative energies to sharpen the focus and form of his expression. The advantage of going over the message back and forth before it is actually sent allows editing, corrections and alterations, thereby making the message complete, concise and clear. आप रिटन कम्युनिकेशन का एक और ये एडवांटेज है कि आप मैसेज को बार बार पढ़ सकते हो। अब जैसे आप एग्जाम ही है ना, अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, रिटन एग्जाम जो होता है आपका, आप बार बार चेक भी तो करते हो ना, वापस से रिवीजन करते हो, अगर कोई करेक्शन होता है तो वापस से करेक्ट करते हो, एडिट करते हो, चेंजेस लाते हो, है ना। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अगर कोई वाइवा हो जाए आपका तो जो बोल दिया वो बोल दिया, फिर वापस सही करने का मौका नहीं मिलता है कि पता लगा वापस गए और आप बोले कि अरे नहीं उसका आंसर वो नहीं, वो था, मैं तो गलत बोल गया। ऐसा नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें लेकिन आप रिटन में कर सकते हो, है ना। तो रिटन में जो है आप वापस से जा सकते हो, मैसेज फिर से पढ़ सकते हो, एडिट कर सकते हो, करेक्शन पॉसिबल है, चेंजेस कर सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो, और इस तरह से अपना मैसेज आप कंप्लीट, क्लियर, कंसाइज और क्रिएटिव बना सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है एडवांटेज, वो है एड्स मेमोरी। So a message may often need to include details or use long explanation. It is in such messages that the written medium helps because it aids memory. Because जो लिखी हुई चीजें रहती हैं आपको याद रहती हैं, बोली हुई चीजें आप भूल जाते हो, because लिखी हुई चीजें को आप फिर से पढ़ सकते हो ना वापस जाके, है ना। So we remember better if we have the opportunity of going over something repeatedly, be it data or logical arguments. Then next advantage is greater credibility and accuracy. So since written messages are drafted with greater care and organization, they acquire greater credibility and accuracy. Additionally, since it is permanent in nature, the data is verifiable and considered correct. तो यहाँ पे accurate होता है, credible होता है डेटा, आप इस पे बिलीव कर सकते हो। रिटन फॉर्म में तो परमानेंट नेचर में भी आप डेटा को वेरीफाई कर सकते हो। ओरली किसने क्या बोला आप वेरीफाई नहीं कर सकते, है ना, सही है इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रिटन में जो है आप उसे तो वेरीफाई कर ही सकते हो, है ना। देन इट कैन बी रिफर्ड टू एट अ फ्यूचर डेट, क्योंकि आपके पास रिटन फॉर्म में है तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, है ना। सो रिटन डॉक्यूमेंट्स आर परमानेंट and can be referred to at a future date. All important matters are therefore recorded in writing so that there is no problem about reference later on. लीगल वैलिडिटी है भाई, लिखित में है, रिटन फॉर्म में है तो लीगल वैलिडिटी है ना, सही है इंफॉर्मेशन, ठीक। So when written documentation is made, it enhances the legality of the communication. Since the material record over oral communication, contracts between parties, orders, statements of policy, accounting, etc. that are made in writing help the communication to function with a legal basis. अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन होते हैं या ऐसी और कोई प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं तो वो हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, बिकॉज उसकी रिटन फॉर्म में करने का मतलब क्या होता है कि उसकी लीगल वैलिडिटी बढ़ गई है ना। फिर है आपका नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड स्टडी। So in matters of organization of information, research and study, written communication plays a crucial role. It provides both an analytical approach and complex formulation with the additional possibility of incorporation of varied data. Then next is uniformity of procedure. So written communication can help a big organization practice uniformity of procedure, even if it is spread across a wide geographical area. The same written instruction can be sent across to all the branches of an organization, thereby creating uniformity in the entire organization's policy.
वाइडर आउटरीच, रिटन कम्युनिकेशन है कहीं पर भी पहुंच सकता है ना, वाइडर आउटरीच है इसकी. So written messages like sales letter have a wider outreach since they can project ideas across a large territory. In an age of information technology, this of organization of information, research and study, written communication plays a crucial role. It provides both an analytical approach and complex formulation with the additional possibility of incorporation of varied data. Then next is uniformity of procedure. So written communication can help a big organization practice uniformity of procedure, even if it is spread across a wide geographical area. The same written instruction can be sent across to all the branches of an organization, thereby creating uniformity in the entire organization's policy. Wider outreach, written communication है कहीं पर भी पहुंच सकता है ना, wider outreach है इसकी. So written messages like sales letter have a wider outreach since they can project ideas across a large territory. In an age of information technology, this aspect can be seen more poignantly in the way email or SMS have gained popularity. Advertising in the print media, newspapers, newsletters, information brochures, etc. use written communication. This is due to the written words' wider and easier outreach, and it also helps an organization in building up its brand image. Next is it promotes accountability. आप पकड़ सकते हो किसी को, भाई किसने कौन सी बात बोली. हालांकि ओरल में अकाउंटेबिलिटी नहीं प्रमोट होती है वहां पे, है ना, आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते किसी बात का, ठीक, लेकिन इसमें आप ठहरा सकते हो. So since written records can be referred to in the future, it helps in assigning responsibility. In this respect, written communication promotes accountability. Authoritative. So by its very nature, written communication is more formal and thus authoritative. It allows the workplace to maintain a professional environment of discipline and organized functioning. फिर है कुछ disadvantages of written communication. Uneconomical है, clutter of excess paper, feedback and clarification slow and time consuming, literate skill, formal, risk of leaking out. Uneconomical की बात करते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा पेपर इन्वॉल्व होता है, पेन इन्वॉल्व होता है, अगर ईमेल भेज रहे हैं तो भाई इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, तो ये अनइकोनॉमिकल है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है. सो रिटन कम्युनिकेशन कैन ऑफन बी uneconomical both in terms of time or man hours and money. Then the entire exercise of drafting and mailing a letter is time and labor consuming and comparatively expensive as compared to oral communication. Then clutter of excess paper. So clutter of excess paper is another problem with written communication, particularly when filing systems are unable to cope up with the number of range of documents. So there is excess paper, okay. Then feedback and clarification slow and time consuming. अब आपके पास कोई ईमेल आया, आपने पढ़ा, फिर आपने उसका फीडबैक दिया, फिर से उसने पढ़ा, है ना, तो जो उसमें फीडबैक और क्लैरिफिकेशन है वो थोड़ा स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है. अब जैसे कि ओरल में क्या था कि हम बहुत स्पॉन्टेनियस था, ये से बहुत फास्ट था ये से प्रोसेस, है ना, आप ऑन द स्पॉट चीजें क्लियर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो फीडबैक इज स्लोअर एंड मे समटाइम्स बी मिसिंग ऑल टुगेदर. Seeking clarifications is also slow and time-consuming process. It has fewer communication cycles since feedback in the same medium requires extra effort. Then literate skill. तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है written communication के लिए. Only then you'll be able to write. हालांकि ये चीज oral communication में नहीं थी, कोई भी बोल सकता था, ठीक है. So written communication is a literate skill that is a person needs to learn and can be trained in these skills. The absence of literacy makes this medium restrictive. Additionally, it may sometimes project the impression of inadequacy in people who are professionally competent but have communication difficulties. For example, a surgeon may be very good in his profession, but if his written communication is weak, he may not be able to get adequate academic recognition because of his inability to produce written research publications. Then written communication is formal. So क्योंकि formal है तो इसकी वजह से आप किसी से अपना interpersonal relationship नहीं build कर सकते हो, ठीक है.
So since written communication is formal, it does not help in building interpersonal relationships in organizations. The very formality restricts the medium to organizational functions. Next is risk of leaking out. भाई written information है तो लीक भी तो हो सकती है, पेपर इधर का उधर पहुंच गया तो, है ना? So written communication produces records and these run the risk of leaking out inadvertently or at times deliberately. Confidentiality and secrecy is compromised when it is a written document. अब जैसे आपका written paper है, बहुत सारे एग्जाम का लीक हो जाता है ना? लेकिन क्या वाइवा के क्वेश्चन कभी लीक होते हैं? नहीं होते. So to make written communication more effective, skills of language use, vocabulary, writing style and organization of information are necessary. So few tips of effective writing are: use direct, precise, simple and ambiguous words. Use common everyday words. It should not be overloaded with content. बहुत ज़्यादा information overload नहीं होना चाहिए. And it should be straightforward and to the point. Then it's editing and rewriting, you can use it. Then there should be correct grammar and language should be polite. So direct, precise, simple और unambiguous की बात करें तो language of written communication should be direct, precise, simple and unambiguous. तो जो भी language आप use करेंगे written communication में वो direct होनी चाहिए, simple होनी चाहिए, brief होनी चाहिए और किसी भी तरह की कोई दुविधाजनक language नहीं use करेंगे, clarity होनी चाहिए, ठीक है? While idioms of a language should be appropriately used, one must avoid cliches or hackneyed phrases. Common everyday words. So जो भी words use करेंगे उसका ध्यान रखेंगे कि अगर बहुत टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे ताकि जो रिसीवर है वो समझ पाए, वरना कोशिश करेंगे कि कॉमन एवरीडे वर्ड ही यूज करें, बिकॉज आप यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इस हिसाब से दे रहे हैं कि रिसीवर समझ पाए, ठीक है? सो सफिशिएंट केयर शुड बी टेकन ऑन द चॉइस ऑफ वर्ड्स. जनरल वर्ड्स शुड बी द कॉमन वर्ड्स, while technical terms must be properly selected and used. Then it should not be overloaded with too much content. तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए वरना सामने वाले को समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो जितनी जरूरत हो उतना ही बोलें. सो sentences should be short and must not be overloaded with too much content. Similarly, paragraphs help in organizing the content. They should be judiciously used so that they can become logical units of the entire message. Then it should be straightforward and to the point. Straightforward बात करनी है, घुमा फिरा के बात राउंड अबाउट वे में बात नहीं करनी है, to the point बात करनी है. तो the writing style should be straightforward and to the point. Complex sentences, cluttering phrases, jargon, and superfluous description unnecessarily overload the message with linguistic baggage and yet transmit no useful additional quality. This should be avoided. Business communication must be purposeful, and nothing should be done that wastes words, which in turn wastes time. नेक्स्ट इज एडिटिंग एंड रीराइटिंग. ये दोनों चीजें पॉसिबल होती है आपके रिटन कम्युनिकेशन का, तो इसका ध्यान से यूज करेंगे. सो एज रिटन का डॉक्यूमेंट्स कैन बी रेफर्ड टू सेवरल टाइम्स एंड हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ. A lot of care and attention should be given while drafting it. Long shelf life means long-term impact. Editing and rewriting may become necessary so that the message retains its essential qualities of precision, clarity, and logical unit. Next is correct grammar and polite language. So basic rules of grammar should be followed and acceptable and polite language should be used. We should avoid rude and harsh language. This will not only help in public relations but also help the receiver to understand the message better across time, culture and terrain. ठीक है? अब next है आपका monologue, वो मैंने